जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिहार जो है वो हमेशा से एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रहा है, चाहे हम शेर शाह सूरी के टाइम पीरियड पे देखें या अकबर के टाइम पीरियड पे देखें। और 18वीं शताब्दी आते आते बिहार को क्या किया जाता है कि बिहार को मर्ज कर दिया जाता है बंगाल के साथ। तो बिहार को जो है बंगाल के साथ मिला दिया जाता है और एक स्टेट बना दिया जाता है। उसके बाद 12 दिसंबर 1911 को इम्पीरियल दरबार की जो है यहाँ पे मीटिंग होती है और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा, बंगाल से सेपरेट कर दिया जाएगा। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को क्या होता है कि बिहार और उड़ीसा इनको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इनको सेपरेट स्टेट जो है बना दिया जाता है बिहार और उड़ीसा को। और बिहार की कैपिटल बना दिया जाता है पटना को। उसके बाद 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है बिहार से। और फिर 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट आता है और लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है बिहार के कुछ एरिया को जो है बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, किस बेसिस पे किया जाता है? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। कौन सा एक्ट था? तो रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट एक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू जो है बिहार के कुछ एरियाज़ को बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड था वो बिहार से अलग कर दिया जाता है। और एरिया वाइज अगर देखेंगे तो बिहार का जो है 12वां स्थान है, एरिया वाइज 12th रैंक है। और पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो थर्ड पोजीशन है इंडिया में। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज बिहार की थर्ड पोजीशन है इंडिया में। तो बिहार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मेनली हम 4 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो आएगा। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसमें गवर्नर आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे, चीफ मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, जुडिशरी जिसमें हमारी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो जुडिशरी में आएंगी। और उसके बाद लास्ट में है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी हम देखते हैं, वो आएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये बिहार का जो है एडमिनिस्ट्रेशन हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर से। तो देखिए, हमारे बिहार में जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का क्या मतलब हुआ? बाई का मतलब होता है दो और कैमरल का मतलब है लेजिस्लेचर, यानी हमारे यहाँ 2 लेजिस्लेचर है। तो पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलसी, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनको हम बोलते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार का जो लेजिस्लेचर है वो कैसा है? बाई कैमरल है, यानी 2 लेजिस्लेचर हमारे बिहार में प्रेजेंट हैं। पहला है लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर में क्या किया गया था कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जो पहले बिहार का था, पहले बिहार का जो लेजिस्लेचर हुआ करता था वो यूनिकैमरल हुआ करता था। ठीक है, यानी केवल एक ही लेजिस्लेटिव बॉडी प्रेजेंट थी। लेकिन उस यूनिकैमरल लेजिस्लेचर को कन्वर्ट कर दिया गया बाई कैमरल में। ठीक है, तो पहले जो था केवल एक ही काउंसिल प्रेजेंट था, बाद में उसको चेंज कर दिया गया और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया। कमेंट में आप ये बताइएगा कि इंडिया के ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 लेजिस्लेचर, यानी कि आपको वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों देखने को मिलती है, ये आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या किया गया कि जो बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो है 29 मेंबर्स थे। जो उसमें 29 मेंबर्स थे, जब पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है 1952 में, 1952 में जब पहले इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं तो 29 मेंबर्स से बढ़ा करके संख्या कर दी जाती है 72। ठीक है, 72 मेंबर्स की संख्या अब ये हो जाती है। और 1958 आते आते ये 72 मेंबर्स जो थे अब इनकी संख्या और बढ़ा के कर दी जाती है 96। तो टोटल जो है बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब कितने मेंबर्स हो गए थे? 96 मेंबर्स हो गए थे 1958 आते आते। ठीक है, तो 1958 तक टोटल 96 मेंबर्स हो गए थे। उसके बाद जब सन 2000 में जब झारखंड को अलग किया जाता है बिहार से थ्रू बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वहाँ क्या किया जाता है कि मेंबर्स की संख्या को जो है कम कर दिया जाता है। झारखंड जो है वो एक नया स्टेट बना दिया जाता है और 96 मेंबर्स को रिड्यूस करके अब 75 मेंबर्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो बिहार में अब कितने मेंबर्स हो जाते हैं? 75 मेंबर्स की बॉडी जो है हो जाती है बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारी वो परमानेंट बॉडी है। ठीक है, परमानेंट बॉडी है मतलब कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इसके जो 1/3 मेंबर्स है, 1/3 मेंबर हैं, वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। ठीक है, कितने साल पे? तो हर 2 साल पे 1/3 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिटायर होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका जो टर्म होता है वो होता है 6 साल का। ठीक है,
वहीं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनका टर्म होता है 5 साल का, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का टर्म होता है 6 साल का। तो इसमें से 1/3 जो हैं वो हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है, इसके जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन बोल सकते हैं या डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो जो विधान परिषद का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बोलेंगे। और वहीं जैसे आप देखते होंगे कि लोकसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनको हम स्पीकर बोलते हैं। उसी तरीके से सेम तरीके से जो विधान परिषद में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो हाउस को प्रिसाइड करने का काम कर रहा है, उसको चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन हम बोलेंगे। और इस विधान परिषद में जो मेंबर्स होते हैं उसमें से कई मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। और कहाँ से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो जैसे कुछ अच्छे टीचर्स हो गए, ग्रेजुएट्स हो गए, या आर्ट की फील्ड में उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, या खेल की फील्ड में जो है उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो ऐसे लोगों को जो है सेलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे सेंट्रल में आप देखेंगे जो लोकसभा होती है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, और जो राज्यसभा होती है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं। उसी तरीके से तो जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पे हो जाएगी अपर हाउस, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हो जाएगी अपर हाउस, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो हो जाएगी लोअर हाउस, ठीक है। जैसे लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है, उसी तरह स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो लोअर हाउस होती है। वैसे ही सेंट्रल में देखेंगे तो जो राज्यसभा होती है वो अपर हाउस होती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो अपर हाउस होता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, जो विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, वो उनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कुछ नॉमिनेट होते हैं और कुछ जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है इनको इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली। 243 मेंबर्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में, और 75 मेंबर्स हैं हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, याद रखिएगा। 243 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 मेंबर्स हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी वो कितने साल के लिए होती है, उसका ड्यूरेशन जो है 5 साल का होता है, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ड्यूरेशन है वो 6 साल का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो जो बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो 1937 में एग्जिस्टेंस में आई, और इस समय जो असेंबली की स्ट्रेंथ थी वो 152 मेंबर्स की थी, ठीक है। 152 मेंबर्स थे उस टाइम बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद जब पहले जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं 1952 में, तो उस समय जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली की वो 331 थी। इसमें 330 मेंबर्स जो थे वो इलेक्टेड थे, और एक मेंबर जो थे वो नॉमिनेटेड मेंबर थे, ठीक है। टोटल 331 जो है मेंबर्स थे जब पहला जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया था 1952 में। तो हाउस के पहले लीडर बनते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी जो हैं वो हाउस के पहले लीडर बनते हैं, पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं। वहीं जो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी हैं ये पहले डिप्टी लीडर बनते हैं, ठीक है, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये पहले बनते हैं। उसके बाद जब झारखंड जो है बिहार से अलग किया जाता है थ्रू बिहार का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि बिहार की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर दिया जाता है। यानी पहले जो 325 मेंबर्स थे उसको घटा करके 243 मेंबर्स कर दिए जाते हैं। तो अब 243 मेंबर्स हो जाते हैं बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। तो देखिए जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव है उसमें गवर्नर आते हैं, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आते हैं। और जो गवर्नर होते हैं, जो हमारे राज्यपाल हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। हमारे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं हमारे राज्यपाल यानी गवर्नर। आर्टिकल 153 जो है संविधान का वो ये कहता है कि देयर इज़ अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ठीक है, यानी एक गवर्नर होगा एक स्टेट के लिए। लेकिन 1956 में चौथा संविधान संशोधन होता है, फोर्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, और उसके थ्रू कहा जाता है कि एक आदमी को 2 या 2 से अधिक स्टेट का भी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। ये कब होता है, 1956 में फोर्थ अमेंडमेंट आता है, उसके थ्रू कहा जाता है कि एक गवर्नर जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे, और वो चाहे तो 2 से अधिक स्टेट्स को भी देख सकते हैं। और पहले एक गवर्नर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट को देख सकते थे, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद क्या होता है कि अब एक आदमी ही जो है 2 या 2 से अधिक स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है। जो भी सारी एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो सारी की सारी पावर किसके पास होती है, तो गवर्नर के पास होती है। और ये गवर्नर जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इस गवर्नर को नियुक्त करती है हमारी केंद्र सरकार, यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो इस राज्यपाल को नियुक्त करती है। और गवर्नर जो है वो किसके एडवाइस पे काम करता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करता है हमारी राज्यपाल, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनका जो मंत्रिमंडल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनके एडवाइस पे काम करेंगे हमारे जो गवर्नर होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर के पास है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर से ज़्यादा पावरफुल होता है स्टेट में। जो चीफ मिनिस्टर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है असेंबली के लिए, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, असेंबली के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो हमारा मुख्यमंत्री है वो मंत्रिपरिषद के साथ जो है वो जवाबदेही है उसकी असेंबली को लेकर के, ठीक है। असेंबली में उसकी जवाबदेही होगी। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी आ जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी भी पार्टी के पास अगर क्लियर मेजॉरिटी है, पूरी मेजॉरिटी है, तो अब गवर्नर जो है पर्टिकुलर जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसके पास मेजॉरिटी है, उसके लीडर को गवर्नर जो है वो बना देंगे चीफ मिनिस्टर। और अगर मान लीजिए कोई भी मेजॉरिटी पार्टी ऐसे किसी मेंबर्स को चूज़ करती है जो कि लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं है, यानी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य नहीं है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगा और गवर्नर उसको यहाँ पे बिल्कुल डिक्लाइन कर सकता है, बिल्कुल मना कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी पार्टी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है तो लोग क्या करते हैं, कोलिशन करते हैं, गठबंधन करते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, और इतने साल से यही चला आ रहा है बिहार में। और अगर पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है तो उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है वो बन जाएगा चीफ मिनिस्टर। तो जो गवर्नर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और लॉस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अगर किसी भी पार्टी के पास, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो क्या करेगी वो पार्टी, वो कोलिशन बना लेगी, वो गठबंधन कर लेगी, दूसरे पार्टी के साथ जो है मिल जाएगी और दोनों मिलके जो है मेजॉरिटी क्लेम करेंगे। लेकिन अगर मेजॉरिटी क्लेम नहीं होता है तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे, तो गवर्नर चाहे तो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकता है अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में। तो देखिए हमारे बिहार का जो हाई कोर्ट है वो है पटना हाई कोर्ट, पटना में लोकेटेड है, और उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे के पूरे स्टेट में है, यानी जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, लोअर कोर्ट आते हैं, वो सभी जो है पटना हाई कोर्ट के अंडर में ही वर्क करेंगे, अंडर में ही काम करेंगे। पटना हाई कोर्ट का गठन जो है 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का गठन किया गया था, और इसका गठन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंडर में हुआ था। तो 3 फरवरी 1916 को जो है, याद रखिएगा, 1916 को पटना हाई कोर्ट का गठन किया गया था। कौन से एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के थ्रू इसका गठन किया गया था। तो जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं बिहार में सभी के ऊपर जो है हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा, या जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन पे भी जो है हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। ऑनरेबल सर जस्टिस एडवर्ड मैनर्ड डेस चैम्स चैमियर, ये जो थे ये पहले चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, ठीक है, पहले चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। अभी तक पटना हाई कोर्ट से जो है 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। पहले थे मिस्टर जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो कि हमारे 6th CJI थे, यानी 6th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वहीं दूसरे थे हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस ललित मोहन शर्मा, ये 24वें CJI थे जो कि पटना हाई कोर्ट के थे और ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेनली जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 5 इकाइयों में डिवाइडेड है। पहला है सेक्रेटरीट, दूसरा है डिवीज़न या जिसको हम कमिश्नरी बोलते हैं, तीसरा है डिस्ट्रिक्ट, चौथा है सब डिवीज़न और 5वां आता है ब्लॉक। देखिए जो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास पूरा कंट्रोल होता है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क हैं उन सब पे स्टेट एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहेगा, लेकिन उनके द्वारा वो डायरेक्ट काम नहीं किया जाता है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट किया जाता है, लोकल तौर पे जो है कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है जो उनके बिहाफ पे ये काम करते हैं। अब बात करते हैं सेक्रेटरीट की। तो देखिए हर सेक्रेटरीट में जो है एक सिविल सर्वेंट नियुक्त किया जाता है, और वो सिविल सर्वेंट जो होगा वो एक IAS या IPS ऑफिसर होगा, और वो सिविल सर्वेंट जो है वो क्या करेगा, वो जो भी मिनिस्टर्स होंगे, मान लीजिए कोई भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है, कोई भी पॉलिसी को लागू करना है, तो वो उस मिनिस्टर की हेल्प करेगा जो वो IAS अधिकारी होगा या जो वो सिविल सर्वेंट होगा। और जितने भी सिविल सर्वेंट इस तरह के होते हैं जो सेक्रेटरीट में वर्क करते हैं, उनका एक जो है मेन हेड होता है, इसको हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी या इसको हम बोलते हैं मुख्य सचिव। तो जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे बिहार में उन सभी सिविल सर्वेंट्स का एक हेड होगा जिसको हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव, और ये जो मुख्य सचिव होगा इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। ये मुख्य सचिव जो होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा सेक्रेटरीट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी के बारे में। तो देखिए चीफ सेक्रेटरी जो है वो चुना जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो जो सबसे सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, जैसे बिहार कैडर में जो भी सबसे सीनियर IAS ऑफिसर होगा उसको चीफ मिनिस्टर जो है चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट जो है वो देंगे। अब चीफ जो सेक्रेटरी है उसके कई फंक्शंस होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर जो है उनको एडवाइस करना, उनको सलाह देना,
ठीक है। और वो जो जितने भी मंत्रिमंडल जो है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका एक तरह से सेक्रेटरी भी होगा, उनको भी जो है एडवाइस देगा, उनको भी सलाह देगा। वहीं जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन सभी का जो है हेड होगा। और स्पेसिफिक कुछ डिपार्टमेंट्स का भी हेड बनाया जाता है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनको। और स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर भी होगा, मुख्य सलाहकार भी होगा। और कोऑर्डिनेटर होगा किसका? सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट लेवल्स का, ठीक है। अगर केंद्र सरकार से कुछ बातचीत करनी है तो उसके बारे में भी सलाह देने का काम करेगा चीफ सेक्रेटरी। उसके अलावा स्टेट सेक्रेटरीट का भी हेड होगा और क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी इमरजेंसी के टाइम में भी वो सलाह देने का काम करेगा या उस चीज़ को हल करने का काम करेगा, सॉल्व करने का काम करेगा। तो जो चीफ सेक्रेटरी है वो एक तरह से क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर का भी जो है रोल प्ले करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो से हम ये सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे और डायरेक्टरेट्स क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट सब डिवीज़न ब्लॉक्स वगैरह के बारे में आगे हम देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।